हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल विकास इंस्टीट्यूट में। मैंने आप लोग को पिछले क्लास में कुछ ये झंडा यानी प्रतीक के बारे में, राष्ट्रीय प्रतीक क्या होता है और ये झंडा की लंबाई चौड़ाई ये सब के बारे में बताया था। आज मैं आप लोग को लूसेंट का फिजिक्स का क्वेश्चन करवाऊँगा। ओके फ्रेंड्स, आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं क्या होता है, जूल होता है। और न्यूटन किसका होता है? बल का। और शक्ति का वाट ना। प्रकाश दूरी वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी का है। फिर राष्ट्रीय समय का है, वह प्रकाश की तीव्रता का है, द्रव्यमान की है। तो किसका है? प्रकाश वर्ष इकाई है, दूरी का ऐसा मात्रक। एम्पियर का ऐसा मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है। फिर निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। कौन सा जो मात्रक है ना इसमें जो समय का मात्रक नहीं है? तो अधिवर्ष, चंद्रमास, प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं। यानी प्रकाश वर्ष है ना जो समय का मात्रक नहीं है, बाकी सब है। ठीक है। उसके बाद मेरा क्वेश्चन है, पारसेक इकाई है किसका? तो किसका है? दूरी का है। किसका? दूरी का है। उसके बाद मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यानी कि 3 सुमेलित है, एक नहीं है। तो डेसिबल ध्वनि की प्रबलता का ऐसा मात्रक होता है, सही है। अश्वशक्ति शक्ति इकाई का है, ये भी सही है। समुद्री मील दूरी की इकाई का है, ये भी सही है। मगर सेल्सियस है ना उष्मा के ऐसा मात्रक, ये गलती है। ठीक है। ल्यूमेन का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो क्या होता है? ज्योति तीव्रता का होता है, ज्योति फ्लक्स का है, और भी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? ज्योति फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है। दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? पास्कल, डाइन, अर्ग, जूल। क्या होता है? पास्कल होता है। केंडला किसका ऐसा मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का है। ठीक है। उसके बाद मेरा क्वेश्चन देखिए, यंग प्रत्यवस्था गुणांक का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो डाइन प्रति सेंटीमीटर, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। तो क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है इसका आंसर। निम्नलिखित युगों में से किन भौतिक राशियों की समान विमेय सूत्र नहीं है? यानी कि 3 का है समान, यानी कार्य और ऊर्जा का है, आवेग और संवेग का है, भार और बल का है, लेकिन बल और दाब का नहीं है। उसके बाद अदिश राशि कौन है? पहचानना है। तो ऊर्जा, बल, आघूर्ण, संवेग, उपयुक्त सभी। तो ऊर्जा है ना वो अदिश राशि है, बल, आघूर्ण, संवेग, और ये क्या है? ये बल और संवेग ये सदिश राशि है। जिसमें परिणाम होता है ना, परिमाण होता है, और दिशा दोनों वो सदिश राशि है। जिसमें केवल परिमाण होता है वो अदिश राशि। और इसको साधारणतः रूप से पहचानते हैं क्या कि जिसमें ओनली फॉर, यानी कि जो व से स्टार्ट होता है, ठीक ना, जैसे बल, त्वरण है ना, जो व से स्टार्ट होता है उसको सदिश बोलेंगे, बाकी सब अदिश हो जाएगा। जैसे एक द्रव्यमान है तो द्रव्यमान क्या है? वो अदिश है, वो अपवाद में आता है। निम्नलिखित में कौन सा अदिश है? तो ये वेग है। देखिए व से पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त हो जाती है? तो संवेग को बोलते हैं एम और वेग को बोलते हैं वी। एम भी होता है द्रव्यमान, ठीक है, यानी द्रव्यमान को न्यून करता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुएं क्या होता है? समान गति से होता है, समान वेग से होता है, समान त्वरण होता है, या समान बल होता है। तो इसका आंसर क्या है? समान वेग होता है इसका। ठीक है। जो कोई भी अगर स्वतंत्र रूप से गिरता है तो शून्य में। जब 2 kg वाले द्रव्यमान 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाली त्वरण का मान क्या होता है? तो होता है F बराबर ma होता है ना, तो इसको 5 से 2 से भागा दे देंगे तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन ना होता है जब तक कि उसमें कोई बाहरी असंतुलित बल या सक्रिय ना हो। तो ये न्यूटन का प्रथम नियम है, या द्वितीय नियम है, या तृतीय नियम है, चतुर्थ, ये गैलीलियो का गति नियम है। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। ठीक है। कौन है? फर्स्ट लॉ है। रॉकेट के सिद्धांत किस प्रकार करते हैं? तो ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली के प्रमेय, एवोगाड्रो परिकल्पना, संवेग संरक्षण। तो रॉकेट के सिद्धांत किस प्रकार करते हैं? संवेग संरक्षण। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने के लिए आशंका बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है? जड़त्व के कारण, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, या विश्राम जड़त्व के कारण, या गति का दिशा नियम। तो ये विश्राम जड़त्व के कारण, कोई व्यक्ति अगर विश्राम में एकाएक चलता है तो रुक जाता है तो ये गिरने की स्थिति में आ जाती है। उसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठी हुई यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझा जा सकता है? सापेक्षक सिद्धांत, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का दूसरा नियम, या न्यूटन का तीसरा नियम। तो आप लोग जानते हैं इसका क्या है? न्यूटन का दूसरा नियम। ठीक है।
सॉरी न्यूटन का प्रथम नियम। बल का गुणनफल किसका है? तो बल का गुणनफल किसका है? द्रव्यमान और त्वरण का। शरीर का वजन क्या होता है? शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी एक समान रहता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, या मैदान की तुलना में पहाड़ियों पर अधिकतम होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ठीक है, शरीर का वजन। उसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है, ठीक है, तो चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा था? तो 600 को 1/6 जानते हैं कि चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है, तो 1/6 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर किसी भार का 29.4 न्यूटन है, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा? द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 3 किग्रा हो जाएगा। फार्मूला होता है इसका, मान लीजिए। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि वह चंद्रमा पर भारहीनता होता है। चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है। चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अल्प है, या चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है? बताइएगा आप लोग, क्या होगा इसका आंसर? तो क्या होगा? चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यंत अल्प है, ठीक है। 1 किलोग्राम राशि का वजन क्या होता है? तो जानते हैं आप लोग कि 9.8 न्यूटन होता है। जड़त्व, आघूर्ण एवं कोणीय वेग त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है? तो जानते हैं आप लोग, बल, टॉर्क, कार्य, कोणीय वेग। तो क्या होगा? टॉर्क हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आयतन पहले बढ़ेगा फिर बाद में घटेगा, आयतन पहले घटेगा फिर बाद में बढ़ेगा, पानी जम जाएगा। तो आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, क्योंकि 0 से 4 डिग्री पहले घटता है, उसके बाद बढ़ता है, ठीक है। एक बीकर में 6 डिग्री तक, एक बीकर में पानी बर्फ़ तैर रही है, बर्फ़ पूर्णतः पिघल जाता है, तो बीकर में पानी का तल क्या होगा? तो उतना ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, ठीक है। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, बोतल के बाहर पर तापमान अंदर से ज़्यादा होता है, पानी गर्म करने पर फैलता है, नहीं तो पानी जमने पर फैलता है, ठीक है। इसके कारण वो क्या होता है? बोतल टूट जाता है। उसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ़ सड़क से सख्त है, सड़क बर्फ़ से सख्त होती है। जब हम अपने पैरों की धक्का देते हैं तो बर्फ़ की कोई प्रवृत्ति व्यक्त नहीं करती है। बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। हाँ, ये बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसीलिए, ठीक है, कठिन होता है चलना। एक नदी में चलता हुआ जहाज़ समुद्र में आता है, तब वो जहाज़ क्या होता है? उसका स्तर पहले जितना होगा थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे जाएगा, या ऊपर नीचे होगा, जो उसमें पड़े हुए भाग पर निर्भर करता है। नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा ऊपर आता है, ठीक है। जब नदी में चलता हुआ जहाज़ आता है ना, तब थोड़ा ऊपर आएगा। आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है, लोहे की कील पाड़े में क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? तो आपको पता होगा, लोहे की पारे रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होती है। लोहे का भार पानी से अधिक और पारे से कम होता है। लोहे का घनत्व पानी से अधिक और पारे से कम होता है। पारा पानी से भारी होता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? लोहे का घनत्व पानी से अधिक एवं पारे से कम होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, आज के मेरा इतना ही क्वेश्चन है। उसके बाद मैं आपका अपना टॉपिक ये एसएससी का क्वेश्चन बताऊंगा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।